पॉलिटिकल वर्ल्ड गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में डीएससी कोर के इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाले में यूनिट 3 को देखेंगे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इसमें हम अपने चीन एंड इंडिया के रिलेशन को देखने वाले हैं, जिससे रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं करंट अफेयर्स चल रहा है उनके सीमा विवाद को लेकर या इनके रिलेशन को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा करंट मुद्दा रहता है चीन और भारत में, क्योंकि इनके जो संबंध है चीन और भारत, जैसे हम देख ही सकते हैं, और इतिहास काल से लेकर वर्तमान काल तक इन दोनों के रिलेशन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिले, इसलिए ये बहुत ज़्यादा करंट का मुद्दा रहता है और एग्ज़ाम में हर बार ये इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीमा विवाद से रिलेटेड हो या इनके सौहार्द अच्छे रिलेशन हो। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं गाइस, जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो please like and subscribe my channel for getting more informative and important questions for our exams 6th semester। सो आज गाइस देखते हैं भारत चीन संबंध की रिलेशंस के संबंध में। प्रस्तावना में लिखना है, भारत एवं चीन दोनों ही एशिया महाद्वीप के राज्य हैं, है ना। दोनों ही देशों के पास विशाल भूभाग है, जैसे हम जानते हैं दोनों की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये एशिया में ही है तथा ये दोनों बड़े आबादी वाले देश हैं। दोनों ही विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी डेवलपिंग इकोनॉमिस्ट है बहुत ज़्यादा, कि जहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पे लोगों के पास रोज़गार है, तो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग इकोनॉमिक भी है। तथा ये भारत जो है 5वीं बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो वहीं चीन जो है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एवं चीन के संबंध में प्राचीनता देखी जा सकती है, नहीं बहुत प्राचीन काल से रिलेशन देखे जा सकते हैं, लाइक बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे बौद्ध धर्म को चीन में भी प्रसार किया गया था और अभी भी अपनाया जाता है। भारत एवं चीन के संबंध में जैसे कि हम बौद्ध धर्म के विश्व में सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा मानने वाला जानने वाला धर्म है चीन में, ये धर्म सबसे ज़्यादा विस्तारित हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, लेकिन ये चीन में भारत से ही विस्तारित हुआ था। अर्थात हम जानते हैं हमारे भारत जो कि नेपाल है, नेपाल लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म हुआ था, जिनका जन्म जब हुआ था तब वो नेपाल जो है भारत के अंदर ही आता था, बाद में उसका नाम नेपाल घोषित हुआ। तो इसलिए लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था, जिस कारण भारत का ही धर्म कहलाता है बौद्ध धर्म, भारत में ही वो फला फूला, यहाँ पे ही उनका विकास हुआ था बौद्ध धर्म का। तो इस प्रकार ये इससे हमारा लिंक रहा है। इतिहासकार भारत आए, उन्होंने चीन से कई लेखक आए थे, है ना, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा, यहाँ के कल्चर के बारे में लिखा, सोसाइटी के बारे में लिखा था। तो इस प्रकार इनका रिलेशन देख सकते हैं। भारत का समर्थन देखें तो गाइस 1949 में चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में, तो क्रांति जब हुई जिसे भारत ने तुरंत मान्यता दी, क्योंकि वो भारत जो है एक हेल्पिंग नेचर वाला कंट्री है, जिसे दूसरों को प्रमोट करने में बहुत खुशी मिलती है और समर्थन देता रहता है भारत, चाहे वो रूस का समर्थन दे और चीन का भी समर्थन देता रहता है, उसने दिया था। चीन के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए हैं भारत ने। कई विशेषज्ञों का मानना था कि चीन के साथ जो संबंध बनाते हुए ना भारत को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमें जानते हैं कि साथ अच्छे संबंध के साथ बुरे संबंध भी हैं, विवाद रहता है इनके उसमें सीमा से रिलेटेड, क्योंकि चीन जो है हस्तक्षेप कर देता है कई बार अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में या तिब्बत के क्षेत्र के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप होते हैं, विवाद होते हैं, जिस कारण हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू जी को सतर्क किया था कि चीन के साथ संबंध बनाने में वो अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अब गाइस, भारत एवं चीन के संबंधों का विस्तार देखें तो कैसे उनका विस्तार हुआ था उनके रिलेशन में। तो पंचशील समझौते में 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई हैं गाइस, उन्होंने वो भारत आए थे और उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों में अपनी आस्था प्रकट की। इन पंचशील सिद्धांत कहते हैं, 5 सिद्धांतों के बारे में बात चलती है, जिसमें प्रत्येक देश जो है राष्ट्रों की सुरक्षा का सम्मान करेंगे, संप्रभुता सिक्योरिटी की उसकी रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, जिन पर ना ये नेहरू जी के साथ साथ और चाओ एन लाई ने भी हस्ताक्षर किए थे और माना था कि हम ऐसे ही करेंगे। प्रत्येक देश जो राष्ट्र है वो दूसरे देश की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, सम्मान करेगा, कोई भी राष्ट्र किसी पर आक्रमण ना करे, ऐसा कहा गया था। परंतु हम देख सकते हैं कि आक्रमण करता रहता है चीन जो है भारत के बॉर्डर्स पे आकर, तो ये उसके सम्मान नहीं कर रहा है देखा जाए तो। परंतु भारत अवश्य कहता है कोई भी देश किसी दूसरे के आंतरिक कार्य में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे, परस्पर सहअस्तित्व और आदर की भावना हो, समानता हो, इक्वलिटी हो, ये सभी पंचशील सिद्धांत होते हैं गाइस, जिन्हें भारत और चीन ने मानने के लिए हस्ताक्षर किया था। अब हम देखते हैं भारत चीन के संबंधों में तनाव के क्या रीजंस हैं।
लाइक पहला हम सभी जानते हैं तिब्बत का मुद्दा भारत तथा चीन के बीच जो स्थित एक पठारी क्षेत्र है तिब्बत, जो कि 16,000 फीट ऊंचा है। इसे ही विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहा जाता है तिब्बत को। ये दोनों राष्ट्रों के बीच बर्फ़ के उसमें क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र का नाम करता है, जो कि अर्थात बर्फ़ यहाँ पे क्या है, चीन व भारत के बीच तिब्बत की सीमा आती है ना, जिसे यह देश युद्धों से सुरक्षित कहा जा सकता है कि अगर तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र होता तो भारत भी उससे सुरक्षित रहता, परंतु देखा जाए तो अब भारत व चीन के नियंत्रण में नहीं रहा है। तिब्बत जो है स्वतंत्र रहना चाहिए था तिब्बत को, परंतु कुछ समय पश्चात ही चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य जमा लिया, यानी चीन ने उसे अपने अंडर में कर लिया, उसके ऊपर युद्ध वगैरह करके चीन ने। यह इन दोनों राज्यों के बीच तनाव का पहला मुद्दा है, क्योंकि 1954 में पंचशील समझौते का चीन का क्या था, अर्थ निकाला कि तिब्बत की चीन का आंतरिक मामला है ना। उसने कहा कि ये तो मेरा आंतरिक मामला है, इसलिए भारत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, परंतु देखा जाए तो ये भारत को हानि पहुंचाता है, इसलिए भारत इसको मुद्दा मानता है विवाद का। सेकंड है सीमा विवाद। भारत व चीन में 1962 में लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर भी युद्ध हुए हैं, क्योंकि इस आक्रमण में लद्दाख व कश्मीर क्षेत्र या नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो हमारी डिफेंसिव कंट्री हैं, जिसके अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण किया था चीन ने 1962 में। युद्ध देखा जा सकता है गाइस 1962 का युद्ध जो कि चीन ने करा था भारत के साथ, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य का, जो मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर, और कश्मीर के क्षेत्र पर भी वो अपना आधिपत्य जमाता रहता है। वर्तमान में भी चीन ने जो तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बिछा दी है, ताकि चीन भारत के सभी राज्यों पर आधिपत्य जताता रहे, जिससे वह भारत का बॉर्डर बड़े आसानी से हथियार व सैनिक बड़े पैमाने पर पहुंचा सके, इसलिए वो ऐसा रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है। चीन हिमालय में भी कार्य ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया है, उसने सड़क का निर्माण कर दिया है हिमालय पर, और बेस के तक उसने बहुत ज़्यादा सड़क निर्माण कर लिया। चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहता है, यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर भी अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है, बताओ, जबकि हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हमारे भारत का राज्य है, और चीन ऐसे कर्तव्य कर काम कर रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय है और विवाद का मुद्दा है। उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर भी चीन हस्तक्षेप करता रहता है, इंटरफेयर करता रहता है भारत के साथ कि ये तो मेरा राज्य है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है, ये गलत है, एकदम कार्य कर रहा है। 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्ध में भी चीन ने क्या करता, पाकिस्तान को परमाणु युद्ध देकर, वो बम वगैरह देकर, हथियार मिसाइलें देकर उसका समर्थन किया पाकिस्तान का, ताकि चीन भारत को दोनों तरफ से प्रभावित कर सके, है ना, ऊपर की तरफ से भी, तिब्बत की ओर से भी, और इधर पाकिस्तान की ओर से भी। पाकिस्तान पश्चिमी ओर से तथा पूर्वी ओर से भी वो करे अपने चीन तिब्बत की तरफ से। भारत व चीन में 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसके परिणाम अगर लिखित रहता तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा इस देखिए। पहला इफेक्ट है भारत की छवि जो थी, एक भारत कहता है जो पंचशील को मानता है, भारत संप्रभुता की रक्षा करने की बात करता है, लोकतांत्रिक देश है, तभी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, अच्छे लोगों को बुरी स्थिति का ही सामना करना पड़ता है। इसका परिचय देखा जा सकता है इसमें, क्योंकि भारत जो इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत को मानता है प्राचीन काल से, और उसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं है और होता रहा है। परंतु अब भारत सक्षम बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, और अपने देश को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी कुछ सैनिक में सक्षम हो चुका है, ताकि अपनी रक्षा कर सके। इस युद्ध से क्या हुआ था गाइस 1962 में, इतिहास का में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में भारत को छवि को धक्का लगा, यानी उसे इंटरनेशनल तरीके से भी और अंदर देश के भीतर भी उसे तो काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, और ये बात स्पष्ट होने लगी कि भारत एक कमज़ोर देश है ना, क्योंकि वो हार गया था इसमें एक तरीके से, और मतलब वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं था। भारत में भी विरोधी दलों, जो विरोधी दल होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, जनता तथा कांग्रेस क्षेत्रों में भी सरकार की आलोचना हुई, कांग्रेस सरकार चल रही थी जिससे उनकी आलोचना की गई। और इस युद्ध के समय सोवियत संघ तटस्थ बना रहा, अर्थात जो रूस है, सोवियत संघ था पहले, तो वो उसने भी ज़्यादा हेल्प नहीं करी भारत की, और उसने चीन को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, और ऐसे में भारत को ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी। परंतु अमेरिका ने भी कुछ खास मदद नहीं की, क्योंकि भारत का झुकाव उसके विरोधी, अमेरिका के विरोधी सोवियत संघ के प्रति था उसका झुकाव। जब सोवियत संघ ने नहीं करी तो अमेरिका ने भी नहीं करी उसकी मदद। इससे क्या हुआ, भारत को ब्रिटेन से मदद देनी पड़ी, जिसने भारत के ऊपर पहले से शासन किया हुआ था। हम जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने ही शासन किया था, तो उसने ही मदद करी हमारी एंड में। सेकेंड है कांग्रेस पार्टी पर प्रभाव। इस चीन भारत युद्ध से क्या हुआ था, इस प्रधानमंत्री नेहरू जी की छवि को भी धक्का लगा। कुछ दलों ने तो उन्हें त्यागपत्र देने की मांग तक कह दी। भारत के रक्षा मंत्री भी श्री कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा,
क्योंकि उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो रक्षा नहीं कर पाए वो देश की, इसलिए नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था गाइस। पहली बार उन्हें, हम जानते हैं कि कांग्रेस को कितना मान्यता दिया जाता था पहले अपने चुनाव के, जब पहले प्रथम चुनाव हो रहे थे तो 1 2 3 मतलब तो लगातार तो 3 वर्षों तक कांग्रेस सरकार रही थी क्योंकि वो अच्छे कार्य करती थी। परंतु जब ये 1962 का जब समय आया तो इसमें उनकी छवि को बहुत ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि लोगों ने उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया लोकसभा में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य भी तो किए थे ना, इसलिए। लेकिन ये प्रस्ताव आना ही युद्ध की गंभीरता को दिखाता कि कितना सीरियस वो युद्ध था, जिससे ऐसी सिचुएशन आ पड़ी नेहरू जी के समक्ष, जिससे कांग्रेस को आलोचना का सामना करना पड़े। थर्ड है कम्युनिस्टों पे क्या प्रभाव पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी भी तो जो भारत में हैं, मार्क्सवादी हो या कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं भारत में, तीसरे नंबर पे जो कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादियों की जो पार्टी थी, जिन पर इस घटना का भी प्रभाव पड़ा क्योंकि चीन साम्यवादी देश हम जानते हैं, है ना, कम्युनिज्म कंट्री है, जिससे वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में बंटवारा हो गया था। इससे दो अलग अलग विचारधाराओं में बंट गई थी इस युद्ध के पश्चात। अब गाइस हम सौहार्द के संबंध देख लेते हैं। पहले ऊपर हमने विवाद के मुद्दे देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में एग्जैक्टली हमसे विवाद वाले मुद्दे भी पूछ लेता है और साथ में हमें अपने समालोचनात्मक विश्लेषण करना होता है, तो हम सौहार्द के संबंध में लिखते हैं। क्योंकि भारत जो है चीन और भारत विश्व बाजार में अपने उत्पाद बेचने की दौड़ में शामिल, यानी वो दोनों कॉम्पिटिटर की तरह एक तरीके से काम करते हैं। इसलिए वित्त, व्यापार, ट्रेड वगैरह में, बिजनेस में आर्थिक उदारीकरण की जो समान भावना भी संभव है, यानी दोनों एक तरीके से वांछनीय भी है, ज़रूरी भी है और इक्वलिटी देखी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन के संबंधों में अजीब से बदलाव दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चेंजेस उन दोनों के रिलेशन में। कई संदर्भ ऐसे हैं जिनमें दोनों के सहयोग की बात करते हैं, कभी कभी तो वो एकदम सहयोग की बात करते हैं। जैसे चीन ने पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत के साथ सुदृढ़ सहयोग की बात की, यानी उसने जब भारत ने पर्यावरण के संदर्भ में कुछ बात कही कि हमें पर्यावरण का रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो उस संदर्भ में चीन ने भी भारत को सपोर्ट करा, उसको प्रमोट करा उसकी बातों को। और अगस्त 2009 में इसी संदर्भ में दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में सहमति भी दिखाई और समझौते भी किए गए। सेकंड है दूसरे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए, यानी उसके भारत के लिए बात की जा रही है। भारतीय दावे को चीन का समर्थन प्राप्त है क्योंकि भारत जो है वो हम जानते हैं सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो गाइस सुरक्षा परिषद होता है, सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसमें 5 ही देश सुरक्षा परिषद में, तो भारत को चीन प्रमोट कर रहा है कि भारत को भी होना चाहिए क्योंकि भारत ने भी स्टार्टिंग से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में पार्टिसिपेट करा है। तो क्योंकि दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसलिए इस वजह से ही भारत की जो खोज में देखा जाए तो अफ्रीका के क्षेत्र में भी दोनों की संलग्नता है। दोनों ही अफ्रीका को भी थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं, विकासशील दौड़ में लेकर आना चाहते हैं। चीन का जो बाज़ार है यहाँ भारत में विकास कर चुका है, हम सभी जानते हैं। चीन के कितने सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं या मोबाइल होते हैं, कम चीज़ें होती हैं, टेलीविज़न वगैरह बहुत कुछ था देखा जाए तो, परंतु कोरोना के बाद जो है इस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है गाइस। अब चीन के 59 थिंग्स पर सरकार ने बैन लगा दिया, भारत सरकार ने, क्योंकि हम सभी जानते हैं चीन ने कोरोना के समय किस प्रकार से व्यवहार किया था पूरे विश्व के समक्ष। इस कारण भारत ने इतना बड़ा स्टेप उठाया जो कि इनके रिलेशन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेकर आ चुका है और काफ़ी कुछ बदल चुका है अब इनके रिलेशन में देखा जाए तो, क्योंकि विस्तार में हुआ है किंतु देखा जाए तो भारत को बदनाम करने की कोशिश भी करता रहता है चीन। यह बात चिकित्सा अपने व्यापार में स्पष्ट हो चुकी है, उत्पादों के व्यापार में। चीन यहाँ अपने उत्पादों को मेड इन इंडिया के लेबल लगाकर बेचने की भी कोशिश करता है। बताओ, चीन का बना हुआ माल लो मेड इन इंडिया लिखा हो गया है, गलत बात है एकदम। जब भारत ने यह आरोप लगाया तो इसने अपनी गलती को स्वीकार किया, अर्थात एक्सेप्ट कर लिया उसने अपनी गलती। और देखा जाए तो दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापक रूप से उच्च स्तरीय भेंटों से संबंधों के सुधार में मदद मिली, यानी मिलते जुलते रहते हैं तो थोड़े बहुत रिलेशन शांत रहते हैं। दोनों देशों ने सीमा से जुड़े तनाव को कम करने, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार तथा सामान्य संबंध कायम करने का प्रयास किया है। इन्होंने दोनों ट्राई करते रहते हैं कि हाँ अपने रिलेशन को थोड़ा हम अच्छा बनाएं, क्योंकि 1990 के दशक के मध्य में धीरे धीरे परंतु संबंध जो है स्थायी रूप से सुधार हुआ था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चीनी प्रधानमंत्री ली पेनिंग ने सितंबर में बीजिंग मुलाकात के दौरान सीमा समझौता किया, यानी सीमा से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड उन्होंने समझौता किया तथा सीमा पार व्यापार, सीमा के पार उन्होंने व्यापार, बिजनेस करने और पर्यावरण के निरंतरशील सहयोग तथा रेडियो व टेलीविज़न के प्रसारण, इन सबको प्रमोट करने को लेकर 3 अन्य समझौते आदि पर भी हस्ताक्षर किए, यानी शांति के लिए देखा जाए तो काफ़ी कुछ हस्ताक्षर कर चुके हैं ये दोनों। इसके अलावा जनवरी 1994 में बीजिंग ने यह घोषणा भी की कि वह कश्मीर मामले में न केवल समझौता पूर्वक समाधान का समर्थन करता है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की स्वायत्तता का विरोध भी करता है, यानी उसकी स्वतंत्रता का वो सम्मान करता है। अब ऐसा कहा जा रहा था 1994 में। दिसंबर 1996 में देखो तो चीन के राष्ट्रपति हैं, दूसरे राष्ट्रपति आए, मतलब अगले जियांग जेमिन ने दक्षिण एशिया की यात्रा के दौरान, जब वो दक्षिण एशिया में यात्रा कर रहे थे, तभी वो भारत आए और नई दिल्ली में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ विवादित सीमा सैन्य दल में जो कमी या शस्त्र नियंत्रण सहित विश्वास निर्माण विकल्पों पर भी हस्ताक्षर किए, अर्थात शस्त्र अब हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हथियारों पर नियंत्रण करा जाएगा, विश्वास एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाएगा, इन सब पर उन्होंने साइन किए। मई 1998 में भी देखें तो भारत व चीन के संबंधों में तब गहरा झटका लगा जब भारत ने चीन में संभावित खतरे को लेकर परमाणु परीक्षण का तर्क दिया, अर्थात जब चीन में कोई खतरा चल रहा होगा इस समय, तब भारत ने उसे चीन को संभावित खतरे के लिए उसने जागरूक किया, कहा कि वहाँ पर टेस्ट करवाइए। यहाँ तक कि तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज कॉनलिस ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बताया, कहा कि चीन जो ऐसे कर्तव्य करता कार्य करता वो कि चीन के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा है। हालांकि जून 1999 में कारगिल संकट के जो कारगिल युद्ध हुआ उसके दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह हैं वो बीजिंग गए थे और उन्होंने कहा कि भारत चीन को कोई खतरा नहीं है, वो भारत जो है ना वो चीन को कोई खतरा नहीं मानता। अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने जून 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक स्तर पर, यानी उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर सीमा विवाद के विचार विमर्श के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, यानी अच्छे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने प्रस्ताव रखा ताकि जो ये विवाद चल रहा है उसे सुलझाया जा सके। यह प्रक्रिया अभी तक जारी है। देखा जाए तो विवादों को शांत करने के लिए भारत बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट है गाइज आर्थिक व्यवसायिक संबंध देखते हैं दोनों में कैसे इकोनॉमिक एंड ट्रेड से रिलेटेड कैसे रिलेशंस हैं। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर कई मुद्दे हैं जो लगातार विवाद का कारण भी बने हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चीन व भारत में काफ़ी सीमा मुद्दा हो या उसके कर्तव्य के कार्यों के रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं विवाद के, वो आर्थिक मोर्चे यानी इकोनॉमिक रिलेशंस पर भी दोनों कुछ संरचनात्मक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अपने अधिक प्रभावी वैश्विक आर्थिक भूमिका के लिए तत्पर। हम देखा जाए तो चीन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानने के लिए वो तैयार रहता है और अपने आप को दिखाता रहता है कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक। द्विपक्षीय व्यापार एक बड़ी छलांग लगाने में विफल रहा है देखा जाए, क्योंकि दोनों पक्षों में हो नहीं रहा, केवल एक ही पक्ष अपने आप को दिखाने में लगा रहता है, लाइक चीन। और ट्रेड डिफिसिट भारत के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। सस्ते चीनी निर्यात के प्रभाव से क्या होता है, जो चीन का सामान जो हम जानते हैं कितने सस्ते में मिलता है इंडिया में, जिससे इंडिया में बना जो सामान होता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो उसके कंपैरिजन में लोग जो है सस्ता सामान खरीद लेते हैं गरीबी के कारण। या देखा जाए तो चीन की क्वालिटी सामान तो क्वालिटी में तो थोड़ी गिरावट होती है, परंतु सामान सस्ता होता है इसे देख के लोग ले लेते हैं। जिससे क्या होता है भारत के लघु उद्योग जो छोटे उद्योग है भारत के अंदर अभी निर्माताओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाल ही में संपन्न हुई ये जो मीटिंग होती है 11वीं संयुक्त, तो उसमें अभी भी 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला जो व्यापार है वो $3 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन हो गया। गाइस सोचिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा था इनका बिजनेस। वर्ष 2019 में जहां भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन थी, मतलब इतना ज़्यादा उनमें डीलिंग होती थी। भारत में क्योंकि अब तो नहीं हो रही ना, क्योंकि भारत ने काफ़ी कुछ इस पर बैन लगा दिया है, अब चीन का माल अधिकतर नहीं आता है भारत के अंतर्गत, क्योंकि कोरोना काल के संदर्भ में हम सभी इसे समझ सकते हैं किस प्रकार भारत ने चीन की जो चालें बोले या उनका जो माल है अब भारत में अधिकतर निर्यात नहीं कर रहा है, आयात नहीं कर रहा है भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य, ये पहले की बात की जा रही है।
अन्य क्षेत्रों में 1000 से भी अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। इन्वेस्ट कितना किया है वो बताया जाएगा। 1000 निवेश किया गया। भारतीय कंपनियां भी जो है चीन के बाज़ार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, जिसमें 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, यानी जीडीपी थी 20%, वो भारत और चीन के लिए आर्थिक एवं न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। अर्थात ये बताया जा रहा है ये देश द्विपक्षीय समझौता करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है चीन, ताकि वो अपना मुनाफा कमा सकें। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गाइस क्या ऐसा रिलेशन है। भारतीय कंपनी ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए, यानी भारत के जो साइंटिस्ट वगैरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने चीन में स्थापित किए हैं 3, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, उनके रिलेशंस को मजबूत करने में। रक्षा संबंध में देखें तो गाइस भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त हाथों हाथ जो होता है संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की अब तक, यानी आतंकवाद का विरोध करते हैं दोनों ही देश, उसके अब तक 8 दौरे आयोजित किए जा चुके हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोनों ही देशों में क्या होता है, लोगों से इंटरकनेक्ट होता है, लोग एक दूसरे से कला, उनकी आर्ट, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, संग्रहालय, जो म्यूजियम्स होते हैं उसमें खेल, युवा, पर्यटन, ये सभी जो घूमने फिरने की चीज़ होती हैं, स्थानीयता, लोकेलिटी, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक विचार, इन सब पर जोर देते हैं, आदान प्रदान करते हैं और सहयोग पर बहुत बड़ा अधिक प्रगति की गई है। लोगों को जब एक दूसरे पे इंटरनेट पे जुड़ते हैं तो वो दूसरे के कल्चर से इंटरेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसे प्रमोट भी करते हैं। जब हमारे इंडिया की संस्कृति उन्हें पसंद आती है या हमें उनकी संस्कृति पसंद आती है तो इसे आदान प्रदान चलता रहता है। दोनों ही देशों ने सिस्टर सिटीज़ को स्थापित किया, अर्थात बहनों के राज्य कहा जाता है जिन्हें। फ्यूजियन और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में जाना जाता है गाइस। एक चीन का फ्यूजियन स्टेट है ना, राज्य, और हमारे भारत का तमिलनाडु, इन दोनों को सिस्टर स्टेट के रूप में जाना जाता है। चिंझाऊ एवं चेन्नई, इस नगर को भी सिस्टर सिटीज़ के रूप में विकसित किया गया है और किया जाएगा। विवाद समाधान की रणनीति देखें गाइस, जो हमने ऊपर पढ़े कितने सारे विवाद है भारत और चीन के अंतर्गत, चाहे वो सीमा विवाद से संबंधित हो या उसके विचारों से संबंधित हो या जल विवाद, ये सारे जो विवाद होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोनों ही देशों के नेताओं को रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, अर्थात उन्हें एक अच्छे से अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने में बल देना होगा, अर्थात उन्हें फ्रेंडशिप की रूल्स रेगुलेशंस को देखना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉफिट हो, यानी कि केवल एक से प्रॉफिट नहीं कमाना होना चाहिए, दोनों ही इक्वल तरीके से एक दूसरे से लाभ कमाएं, ऐसा होना चाहिए रिलेशन। भारत व चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर भी समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए, उन्हें अपने इंटरनेशनल और लोकलिटी दोनों लेवल पर ही अपने रिलेशन में। दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा, यानी जो उनके जो रिलेशंस हैं उनके अंदर जो मतभेद है उन सबका उन्हें ही तो निपटारा करना होगा। जिनके पास समस्या होती है उसके पास उसका समाधान होता है, तो इसी प्रकार से कहा जा सकता है उन्हें अपने समाधान भी करना होगा मतभेदों का उचित प्रकार से, उचित मैनेजमेंट के द्वारा। तो अतः गाइज हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के, अतः उपरोक्त में भारत व चीन के सहयोग व विवाद के मुद्दों के अध्ययन के पश्चात स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो सहयोग व संवाद को जारी रखना होगा, यानी उनमें बातचीत हमें जारी रखनी होगी। ऐसे होने से द्विपक्षीय सहयोग और सूझबूझ बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे, यानी दोनों के रिलेशन को मजबूत कर पाएंगे और उनकी थिंक को डेवलप कर पाएंगे। साथ ही सहयोग की इस भावना के साथ दोनों को ही बेहतर राजनीति परिपक्वता को प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके अलावा दोनों को अपने अपने विकास मॉडल में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहभागिता दिखानी होगी। उन्हें दिखाना होगा कि हाँ आप अच्छे से विकास कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो उन्हें प्रमोट करना होगा, समझाना होगा, इस तरीके से सहभागिता दिखानी होगी। इस दिशा में भारत चीन रणनीतिक आर्थिक डायलॉग एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें दोनों ही देशों ने पर्यावरण और सौर ऊर्जा है ना, सोलर पैनल एनर्जी वगैरह को, हाई स्पीड रेलवे और एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सहयोग को बढ़ाने में बल दिया गाइस।
चीन और भारत ने। तो चीन जो है अब आईटी जैसे क्षेत्रों, जो आईआईटी क्षेत्र होते हैं, उसमें भारत को अधिक जगह देकर वो द्विपक्षीय व्यापार घाटे पर भारतीय चिंता को दूर कर सकता है। भारत में जो चिंता है उसे वो दूर कर सकता है चीन अपने कार्य द्वारा। दोनों देशों के बीच नागरिक संवाद को भी बढ़ाना होगा। नागरिक एक दूसरे से इंटरैक्ट हो, सिटीजन सिविलियन जो लोग होते हैं, लोगों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, उनकी बातों विचारों को समझना चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों देशों के प्रमुख नगरों के बीच अधिकतम उड़ान सेवा होगी, इधर से उधर लोग आएंगे जाएंगे, सहज वीज़ा नियम होगा, सांस्कृतिक कला और सहयोग को बढ़ाने की ओर प्रयास करना होगा। इसके अलावा सीमा घटना देशों के बीच जो हम देखते हैं आर्थिक निर्भरता के लुप्त होने की तरफ भी पुष्टि करता है कि वो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री होता है तो वो इस तरीके से कार्य करता है। लाइक हम जानते हैं चीन जो है डेवलप्ड है, तब भी वो ऐसे काम कर रहा है, दूसरे की सीमा विवाद को उत्पन्न कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले कई वर्षों में विकासात्मक साझेदारी के सिद्धांत के तहत दोनों राज्यों ने आर्थिक सहयोग के लिए नए पक्षों में सहयोग करने के साथ चीन भारत की सतत आर्थिक साझेदारी के निर्माण में उनकी समझ पर आधारित थी। अर्थात देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी संधियाँ करी हैं अपने एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हाल की घटनाओं ने इन विषयों पर अब आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है ना। जैसे लाइक हाल की कौन सी घटना हुई है, इसमें हम कोरोना के बारे में लिख सकते हैं कि कोरोना जो है किस प्रकार वुहान कंट्री से हमारे पूरे विश्व में फैला है और भारत में भी किस प्रकार से उसने परिणाम दिखाए हैं जो एकदम निंदनीय हैं और भयानक रूप से हम जूझ चुके हैं इस समस्या से, जो कि चीन के कारण ही हुई, क्योंकि चीन ने ये बात छुपाई थी पूरे विश्व से। तो इस प्रकार जो है अब इनके रिलेशन में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव के जगह विराम चिन्ह लग गया है ना। तो अब हम टॉपिक रिलेटेड अपने क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। लाइक पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बॉर्डर के विवाद की प्रकृति क्या है, विवेचना कीजिए, जो कि हम अच्छे से ऊपर पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं गाइज। एंड सेकंड क्वेश्चन, आप भारत और चीन के देशों के आर्थिक संबंधों को कैसे देखते हैं ना, इकोनॉमिक उनके जो रिलेशंस हैं वो भी मैं आपको ऊपर अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ गाइज। एंड थर्ड इज़ भारत एवं चीन के बीच विवाद व सौहार्द के जो संबंध है, उनके रिलेशन, उसे निष्कर्ष सहित व्याख्या कीजिए। अर्थात गाइस हम उनके विवाद के साथ साथ जो एक दूसरे सपोर्ट करते हैं, सौहार्द संधियाँ करते हैं, तो उनके संबंधों के विषय में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं गाइस। आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, इट्स अ रियली नाइस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की मदद हो, ताकि वो भी नोट्स बना सकें और अच्छे से अपने अंडरस्टैंड करके एग्ज़ाम को बेस्ट तरीके से लिख सकें और अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। ऑल द बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।